नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत के भूगोल से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, अंडमान निकोबार और उसके आसपास के पूर्वी तट से लगे हुए द्वीपों के नाम। विश्व और भारत के मानचित्र के अंतर्गत इससे पहले हमने एक वीडियो रखा था दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, और दूसरा भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहते थे हम। और इसी कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक आना है, ये भारत का मानचित्र सामने है। और जिस प्रकार हम लोग मैप स्टडी कर रहे हैं और उसमें हमने इससे पहले जो भारत के भूगोल की बात करूंगा तो ये वाला पोर्शन लिया था कि नॉर्थ ईस्ट जिसे हम कहते हैं, इसका क्या महत्व है और कौन कौन से यहाँ पर स्थल हैं जिन्हें हमें याद करना चाहिए, कौन कौन से आइलैंड थे, कौन कौन से दर्रे थे, ये सब देख रहे थे हम। भारत के सामरिक इतिहास में इसका अपने आप में महत्व है नॉर्थ ईस्ट का। और लेकिन अब हमें ये देखना है कि इस नॉर्थ ईस्ट से लगा हुआ ये दक्षिणी यानी पूर्वी, ये वाला पोर्शन हमें आप कवर करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होना है, यहाँ से लेकर इस पूर्वी तट को कवर करने जा रहे हैं हम। देखिए, अंडमान निकोबार जिसे हम भारत का द्वीप कहते हैं, ये वाला पोर्शन कवर होना है आज। मतलब ये पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा तट, यहाँ क्या खास है। जनरली इंडिया के बारे में हम सब समझते हैं, लेकिन इन तटों का क्या महत्व है भारत की भौगोलिक स्थिति में, अर्थव्यवस्था में, सामरिक कारणों में, ये सब क्यों महत्व है। क्यों उड़ीसा के अशोक को यहाँ से कलिंग युद्ध लड़ना पड़ा उस समय प्राचीन इतिहास में, और यहाँ पर राम सेतु क्यों बनाया गया श्रीलंका जाने के लिए, ये सब क्या क्या कंडीशन थी। और इसके दक्षिण की ओर हिंद महासागर है जो भारत के दक्षिण की ओर है, ये सब कवर करना है हमारा आज का उद्देश्य। और फिर यहाँ पर जैसे हम आपस, ये आज बांग्लादेश है और इसके बाद ये अंडमान निकोबार है। भारत के 8 संघ शासित प्रदेशों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला अंडमान निकोबार। तो यहाँ क्या क्या, कौन कौन से द्वीप हैं, कौन कौन से द्वीप वर्तमान में सुर्खियों में, ये हमारे आज के विशेष टॉपिक रहने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक सिरे से पहले। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, यहाँ से शुरुआत करने वाले हम लोग भारत के मानचित्र में, कि अगर आप यहाँ पर आए भारत में, सबसे दक्षिण का क्षेत्र भारत के मैप में अगर आप देख रहे होंगे तो ये आपको पता है यहाँ पर कन्याकुमारी है। कैप कैमोरिन कहते हैं जिसे हम, कन्याकुमारी। ऐसे इससे हम लोग पूर्वी वाला तट कवर कर रहे हैं। वैसे भारत के 2 तट माने जाते हैं, एक पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट। तो अगर हम इसके पूर्वी तट को कवर करेंगे तो जैसे ही आप कन्याकुमारी से इस तट की ओर बढ़े तो ये तट ना कोरोमंडल तट कहलाता है। ये इसे भूगोल के हिसाब से कोरोमंडल तट कहते हैं। पहले हम पूरा तट कवर करने वाले हैं, यहाँ कौन कौन से द्वीप है, क्या योगदान है इसका। उसके बाद हम धीरे धीरे अंडमान निकोबार तक चले जाएंगे और सीक्वेंस पूरा कर लेंगे। जैसे कोरोमंडल तट भारत के पूर्वी तटों में सबसे महत्वपूर्ण तट भी है, और 9 तटीय राज्यों में सबसे बड़ा तटीय राज्य वैसे गुजरात कहा जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तट कोरोमंडल तट ही कहा जाता है। अरबों का व्यापार होता था इस तट से, इसीलिए अरबों के व्यापार के दौरान यहाँ एक बंदरगाह पाया गया था, अरिकामेडु बंदरगाह। इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र। और बाद में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक प्रचार प्रसार भी होने लगा यहाँ से, और चेन्नई बंदरगाह डेवलप किया गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। चलिए अब इस तट पर जैसे हम गए सबसे पहले, तो हमें यहाँ पर इधर श्रीलंका है, ये श्रीलंका है इधर। और श्रीलंका जब आप देख रहे होंगे तो तब आपको लगेगा कि श्रीलंका जाने का ये रास्ता था, ये जिसे हम राम सेतु कहते हैं। राम सेतु, यही पूरी कहानी आने वाली है, क्या राम सेतु का कंसेप्ट है। तो इसको मैं एक और मैप के थ्रू आपके सामने रखता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर इमेज लानी है। ये देखिए, ये हमारे पास भारत का जो साउथ वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये है। इसमें जब आप देखेंगे ना तो श्रीलंका और भारत, जब श्रीलंका की यात्रा की होगी भगवान राम ने श्रीलंका, तो ये था आपका राम सेतु। अब इससे प्रश्न बने हैं द्वीपों के नाम खासकर। जैसे आप इस तट से इधर की ओर आने लगे तो ये पोर्शन कोरोमंडल तट का है, और इस कोरोमंडल तट में सबसे पहले आपको दिखाई देगा पम्बन द्वीप। पम्बन, अगर सीधा क्वेश्चन बनने लगे हैं पम्बन द्वीप कहाँ है पूछेगा तो तमिलनाडु में है। ये रामेश्वरम, इधर रामेश्वरम भी है, रामेश्वरम, रामेश्वरम तमिलनाडु में, और ये पम्बन आइलैंड है। और यहीं पर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको एक और जगह दिखाई देगी, धनुषकोडी।
धनुषकोडी वो अंतिम द्वीप या जगह मानी जाती है जिसके बाद आप राम सेतु में चले जाएंगे और श्रीलंका की यात्रा हो पाएगी। तो भगवान राम जब श्रीलंका की यात्रा पर गए होंगे तो वो पम्बन द्वीप से गए होंगे, रामेश्वरम, फिर पम्बन द्वीप, उसके बाद धनुषकोडी। तो धनुषकोडी वो अंतिम स्थान माना जाता है जो राम सेतु से जुड़ा हुआ। जब आपको ये भी कभी कभी मन में विचार आ रहा होगा कि राम सेतु जो पुल बनाया गया किस सागर पर बनाया गया, ये तो कहते हैं ये आज की डेट में लगभग 1000 किलोमीटर लंबा ये पुल था। 4 कोस लिखा गया है पुराणों में। तो श्रीलंका जाने का जो पुल है राम सेतु, तो किस सागर पर था? अब हमें हमारे हिसाब से इधर बंगाल की खाड़ी होता है, सॉरी इधर अरब सागर होता है, अरेबियन सी, और इधर बंगाल की खाड़ी होता है, BOB, और साउथ की तरफ हिंद महासागर होता है, इधर हिंद महासागर है। अब हमें लगेगा कहीं ये हिंद महासागर पर तो नहीं बना था, तो ये संभव नहीं है हिंद महासागर पर। इसके नीचे आप देखेंगे इस वाले पोर्शन में तो यहाँ पर आपको मन्नार की खाड़ी दिखाई देगी, मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो ये जो राम सेतु है ना, ये मन्नार की खाड़ी पर है, राम सेतु हम इसे कहते हैं। बस अब आपको प्रश्न मिलने लगे कि पम्बन आइलैंड कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, रामेश्वरम तमिलनाडु दक्षिणी बिंदु है यहाँ पर। और ये धनुषकोडी वो स्थान है जिसके बाद पम्बन सेतु की वास्तविक शुरुआत होती है। और इसे पम्बन सेतु, राम सेतु सब कुछ कहा गया है। तो ये राम सेतु है, और राम सेतु किस पर है, तो मन्नार की खाड़ी पर है। एक लोकेशन इसकी हम देखना चाह रहे हैं राम सेतु की, है कहाँ, कैसा दिखता है। तो इसके लिए आपको एक रफ स्केच के माध्यम से हम लोग राम सेतु दिखा रहे हैं। ये देखिए राम सेतु की जो लोकेशन आपको इस टाइप की दिखाई देगी, अपने आप में एक भव्य है। ये वाला पोर्शन यहाँ पर दिखाई देगा आपको। ये कहा था हमने, देखिए ये वाला जो पोर्शन है तमिलनाडु का, ये यहाँ पर मदुरई वाला है, ये मदुरई है, ये तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन बंदरगाह है, मदुरई प्राचीन शहर है, यहाँ पर मदुरई का मीनाक्षी देवी मंदिर है। यहाँ से आप आगे चले इस तट से होते हुए यहाँ आप श्रीलंका जा रहे हैं। ये श्रीलंका की यात्रा पर जब आप जा रहे हो तो ये है राम सेतु। सुर्खियों में क्यों रहा, क्योंकि राम सेतु की स्थिति अब ठीक नहीं थी, इस वजह से यहाँ तक एक व्यापारिक मार्ग तैयार किया जा रहा था कि राम सेतु अगर खत्म हुआ है तो यहाँ से एक व्यापारिक मार्ग तैयार किया जाएगा ताकि हम पश्चिमी तट से पूर्वी तट की कनेक्टिविटी को आसान कर सकें। लेकिन काफ़ी ऑब्जेक्शन हुए, चूँकि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, हमारी ऐतिहासिक विरासत है, धार्मिक स्थल है राम सेतु, इस वजह से। तो इस राम सेतु को और आप देखना चाहेंगे तो आपको इस टाइप का दिखाई दे रहा होगा इधर की तरफ। ये देखिए राम सेतु। तो यहाँ पर की बात बता रहा था मैं, यहाँ पर ये धनुषकोडी की बात बता रहा था मैं आपको, धनुषकोडी। तो धनुषकोडी अंतिम स्थान माना जाता है। इसके अलावा पम्बन सेतु की बात बता रहा था, पम्बन सेतु, और फिर रामेश्वर तीर्थ। तो ये जो सागर आपको दिखाई दे रहा होगा ये है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पर लिखा भी देखो गल्फ ऑफ मन्नार, तो गल्फ ऑफ मन्नार पड़ता है राम सेतु। तो पम्बन द्वीप क्लियर हो गया होगा, और राम सेतु का कंसेप्ट कि राम सेतु वास्तव में था, ये भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक था। नासा ने भी इसको सिद्ध किया कि हाँ ये पम्बन सेतु के बाद यहाँ पर राम सेतु तैयार किया गया था। और बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन अंततः ये सिद्ध हुआ कि यहाँ राम सेतु था, ये भारत की ऐतिहासिक विरासत है और रहेगी हमेशा। इसलिए जो यहाँ पर निर्माण कार्य किए थे उनको रोक दिया गया है फिलहाल। चलिए राम सेतु की बात कर रहे थे हम, पम्बन द्वीप की बात कर रहे थे। अब इसी कड़ी में मैं आगे ले जाता हूँ आपको भारत के मानचित्र में फिर से। अच्छा, जब आप और इस तट को और ध्यान से देखेंगे तो आपको कोरोमंडल तट पर और कई चीज़ें दिखाई देंगी। इस कोरोमंडल, यहाँ राम सेतु से आप आगे आए तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये एक ऐसा तट है जहाँ से आप श्रीलंका, यहीं पर ना इस भारत और श्रीलंका के बीच का जो जल संधि जिसे कहते हैं पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि कहते थे लोग। पाक जल डमरू मध्य कहाँ है पूछता है, तो भारत बनाम श्रीलंका, यानी भारत श्रीलंका के मध्य एक जली रास्ता, पाक जल डमरू मध्य। तो पाक का मतलब पाकिस्तान से नहीं है, बल्कि ये है पाक। यहाँ पाक स्ट्रेट लिखा होगा, अगर आप देखेंगे मैप में तो पाक स्ट्रेट जली रास्ता है। चलिए और आगे बढ़े आप इसी कड़ी में। तो पाक स्ट्रेट मिला आपको यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर देखो कराईकल लिखा है, पुडुचेरी का एक हिस्सा है। भारत में ना पुडुचेरी की बात हम करते हैं, यानी पौंडीचेरी, फ्रांसीसी का अधिकार था इस पर,
और बाद में फ्रांसीसी ने इसे छोड़ दिया था। और आज की डेट में पुडुचेरी के भूभाग ना 4 जगह हैं जो दिखाई दे रहे होंगे। एक तो केरल के पास ये माही है, देखिए ये भी पुडुचेरी लिखा हुआ है इसमें। दूसरा ये कराईकल है, पुडुचेरी का हिस्सा। तीसरा ये पुडुचेरी है चेन्नई के पास, वास्तविक पुडुचेरी। और चौथा ये यनम लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश में, ये भी पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के 4 भूभाग आजकल हैं भारत में। एक तो माहे है जो कि केरल में है। अच्छा, दूसरा है आपका कराईकल, जिसको मैं आपको बता रहा था, जहां पर हम पहुंचे हुए थे पढ़ते पढ़ते। कराईकल ये है देखो तट पर। और तीसरा वास्तव में पुडुचेरी चेन्नई के पास जो वास्तविक पुडुचेरी है और जो राजधानी भी है। और चौथा है यनम। यनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये पुडुचेरी के भूभाग हैं जो कि 4 हैं। कितने राज्यों में हुए? एक आंध्र प्रदेश में, एक तमिलनाडु में और एक केरला में। मतलब अगर ये 4 भूभाग कितने राज्य में है पूछता है तो आप कहोगे 3 राज्यों में फैले हुए हैं। तो पुडुचेरी का भूभाग भारत के 3 राज्यों में विस्तृत है। डायरेक्ट क्वेश्चन था कि पुडुचेरी का भूभाग भारत के कितने राज्यों में विस्तृत है, तो 3 राज्यों में। पुडुचेरी पर फ्रांस का कब्जा था और 1954 में आज़ाद हो गया था और फ्रांस ने छोड़ दिया था। और 1961 में गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों ने छोड़ा अंतिम रूप से। ये आप इस हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये वो कराईकल क्षेत्र था। तो कराईकल पुडुचेरी का भूभाग है जो यहाँ पर तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर स्थित एक स्थान है। और पुडुचेरी चेन्नई के पास। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। अब आप इस तट से आगे की ओर आ रहे हो। ये तमिलनाडु का वो पोर्शन है। बहुत सारे इस तमिलनाडु के आंतरिक वाले पोर्शन को मतलब स्टेट के रूप में किसी दिन हम एक बड़ी क्लास में सब कवर करेंगे। यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन से द्वीप, तट, कौन कौन से यहाँ पर बांध बने हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है, और कावेरी नदी जल विवाद वगैरह। यहाँ पर मेट्टूर बांध है, कावेरी नदी पर कर्नाटक से आने वाली है, ये फिर यही आने वाली है। तो वो अलग से एक टॉपिक है। लेकिन हम चूंकि तट पढ़ रहे हैं आज, हमारा उद्देश्य है कि तटों को पढ़ना और द्वीपों को पढ़ना। अब जैसे ही आप यहाँ पर बॉर्डर में आए ना, ये आंध्र प्रदेश का बॉर्डर लग चुका है, ये तेलंगाना स्वतंत्र हो चुका है अलग से। तो यहाँ पर आप एक और द्वीप पकड़ेंगे। आपने पहला द्वीप पढ़ा पंबन, उसके बाद एक कराईकल पढ़ा आपने, उसके बाद आपने पाक स्टेट पढ़ा, उसके बाद आपने ये समझा कि पुडुचेरी कितने भागों में विस्तृत है। उसके बाद जब आप तमिलनाडु चेन्नई की सीमा पर आए तो आपको एक और द्वीप मिलेगा यहाँ पर, पुलिकट द्वीप। पुलिकट द्वीप। और पुलिकट द्वीप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ISRO इसरो का बहुत बड़ा सेंटर है और इसे SPSC कहते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। वैसे सॉरी SDSC होगा। तो इसका जो नाम है ना, सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो पुलिकट द्वीप कहाँ है? तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर। और इस पुलिकट द्वीप के बीचों बीच में ना इसरो का सेंटर है और इसका नाम है श्रीहरिकोटा। काफ़ी सुर्खियों में रहता है, आपको पता ही होगा। भारत के PSLV जो सैटेलाइट ले जाने वाले वाहन हैं सब, तो सब यहीं से प्रक्षेपित किए जाते हैं, इसी श्रीहरिकोटा से। इसरो का बहुत बड़ा सेंटर है। इसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC। और ये है पुलिकट आइलैंड। तो पुलिकट द्वीप कहाँ पर था? तो आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर आप पुलिकट द्वीप देख सकते हैं। यानी केरल, सॉरी ये एकदम आंध्र प्रदेश। अगर एक राज्य बताना पड़े तो आप आंध्र प्रदेश कहेंगे। अगर राज्य की बात बतानी पड़े तो आंध्र प्रदेश में आएगा। क्लियर हो गया? सीमा पर का मतलब एक राज्य आंध्र प्रदेश। चलिए और द्वीप देख रहे हैं हम लोग। तो इसरो का भारत में एक बड़ा सेंटर हमें मिला, SDSC के नाम से प्रसिद्ध है जो। अच्छा, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ आए अब आप, ये वाला तट देख रहे हैं अब आप। यहाँ पर कावेरी, ये गोदावरी नदी का बेसिन है, कावेरी नदी आती है। तो इसी गोदावरी नदी के बेसिन पर ना आंध्र प्रदेश में एक और द्वीप है, होप आइलैंड, होप द्वीप। तो अगर पूछे होप द्वीप कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। किस नदी के डेल्टा में है? तो कावेरी नदी से मतलब है इसका, कावेरी नदी। काफी प्रसिद्ध जगह है भी। अच्छा, और इसी तट पर जो महत्वपूर्ण देखने लायक चीज़ है, इस कोरोमंडल तट कह रहे हैं हम इसको। इस कोरोमंडल तट पर ना इस वाले पोर्शन में आपको, ये चेन्नई वाला पोर्शन है वैसे ये वाला, तो यहीं पर चेन्नई के पास मिलेगा मरीना बीच। बीच वैसे समुद्र तट के लिए आ रहा है, कहते हैं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बीच है ये मरीना बीच। मतलब ये चेन्नई में है वैसे देखा जाए, लेकिन इसका क्षेत्र इधर तक विस्तृत है। ये मरीना बीच है। बीच समुद्री तट होते हैं, समुद्र के तट पर लगे हुए। चेन्नई में पड़ता है मरीना बीच। एक नज़र मारते हैं हम मरीना बीच पर, अगर हमें इसका रफ स्केच मिलता है या डायग्राम मिलता है कहीं, तो मरीना बीच किस टाइप से है तो आपको यहाँ से लिखा हुआ दिख रहा होगा। मरीना बीच चेन्नई पोर्ट, चेन्नई बंदरगाह है जहाँ पर। ये देखिए चेन्नई बंदरगाह और इसमें लिखा हुआ है मरीना बीच। ये वाला पोर्शन मरीना बीच है।
मतलब समुद्र के अंदर का पूरा क्षेत्र है जो पर्यटन के लिए बहुत फेमस है और बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, इसलिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कहते हैं। जब मैं दक्षिण अमेरिकी बाद भी पढ़ा रहा था, मैंने कहा था वहाँ पर भी कोपाक्वाना पुलिन था, उसे पुलिन कहा जाता था, बहुत बड़ा था वो भी, रियो डी जेनेरियो के पास। तो ये मरीना बीच क्लियर हो गया चेन्नई के पास। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, और क्या क्या यहाँ देखने लायक हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वैसे। इसी डायग्राम में हम लोग और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और क्या क्या देखने को मिला। तो इस डायग्राम में जैसे आप आगे बढ़े तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में एक झील भी है, कोलेरू झील, कोलेरू झील, और ये आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। कुछ विशेष झीलें जो फेमस हैं। और जब उड़ीसा की तरफ जा रहे होंगे आप यानम से आगे बढ़ के, और आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर फेमस झील मिलेगी आपको, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का, चिल्का झील मिल जाएगी आप। यही भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसे कहते हैं हम लोग। जबकि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सॉफ्ट वाटर लेक वुलर झील को माना जाता है, जो श्रीनगर में है, यानी कश्मीर में है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी चिल्का। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील। तो ये सब प्रश्न हमारे पास आते रहते हैं। तो हमें चिल्का झील मिली उड़ीसा की, और यहीं पर है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहीं पर है चिल्का झील के पास ही है गाहिर माथा, गाहिर माथा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइप का है। यहाँ पर ओलिव रिडले कछुआ को संरक्षण दिया गया है, ओलिव रिडले। भारत में ओलिव रिडले कछुआ टर्टल परियोजना या फिर ओलिव रिडले कछुआ संरक्षण परियोजना कहाँ से चली है? तो यहीं से चली है, गाहिर माथा से। और ये गाहिर माथा एक्चुअली पहले नहीं था, यहाँ पर था भीतरकणिका। तो भीतरकणिका के अंतर्गत ही इसे डेवलप किया गया है। उड़ीसा को ये आपकी चिल्का झील के समीप है भीतरकणिका वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहीं पर है गाहिर माथा, जहाँ पर अर्जेंटीना से आया थे। ये दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना से मंगाया गया है ये कछुआ, अर्जेंटीना, और इसका नाम है ओलिव रिडले कछुआ टर्टल। ओलिव रिडले कछुआ को संरक्षण दिया गया इस क्षेत्र में। चूंकि हम तट कवर कर रहे थे यहाँ पर मेनली, ये हमारा लक्ष्य है फिलहाल। चलिए और देखते हैं और क्या क्या खास प्रश्न। जब आप उड़ीसा से, यहीं पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये कोणार्क है, कोणार्क। यहीं पर है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर, ये चूंकि तटी पर है इस वजह से जिक्र हुआ है इनका। तो कोणार्क सूर्य मंदिर काफ़ी फेमस है। और दूसरा था भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा का सबसे बड़ा नगर, प्राचीनतम नगर माना जाता है। और पुरी का जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पर। और जब इस तट को आप क्रॉस करके आगे चलेंगे, और यहीं पर है यहीं पर है पाराद्वीप तटी बंदरगाह, पाराद्वीप तटी बंदरगाह, सब उड़ीसा का पोर्शन है। इससे जैसे आप आगे बढ़े तो आप चांदीपुर पहुंच जाएंगे, उड़ीसा के इधर की तरह चांदीपुर, चांदीपुर। और चांदीपुर में ना भारत का DRDO का सबसे बड़ा सेंटर है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का महत्वपूर्ण सेंटर है, और वो है चांदीपुर। चांदीपुर में भी कोई जगह पूछेगा, इसके बाहर की तरफ एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, व्हीलर आइलैंड। द्वीप कवर करना चाह रहे थे हम लोग, तो एक और द्वीप मिल गया आपको। तटीय द्वीप बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। तो व्हीलर द्वीप, इसे APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं, चूंकि मिसाइल मैन कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम जी को, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, उनके नाम से, मिसाइल मैन के नाम से इस द्वीप का नाम, व्हीलर द्वीप का नाम ना APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहा जा रहा है। तो कहाँ है? उड़ीसा के चांदीपुर के पास है। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर प्रक्षेपास्त्र सेंटर है भारत का सबसे बड़ा, और ये DRDO का सेंटर भी है। तो तटों पर बहुत सारे द्वीप कवर करते हैं, हम सीधे आगे बढ़ गए हैं। अब जैसे आप इस तट से आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा अंडमान निकोबार। अच्छा, थोड़ा सा और एक द्वीप और जिक्र करते जाता हूँ। जब यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आप भारत का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आ जाए, यहाँ गंगा नदी आ जाएगी और यहाँ से ब्रह्मपुत्र का, तो यहीं पर है सागर आइलैंड, सागर द्वीप। बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है सागर द्वीप, अंडमान, ये पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में। और यहीं पर है न्यूमूर द्वीप, न्यूमूर आइलैंड। न्यूमूर आइलैंड भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का बहुत बड़ा कारण है। तो पश्चिमी तट पर जो हमने द्वीप देखे लगातार, ये न्यूमूर द्वीप है कोलकाता में, सागर द्वीप कोलकाता में, यहीं पर उड़ीसा में व्हीलर द्वीप था, व्हीलर आइलैंड। और इधर की तरफ हमने आंध्र प्रदेश में देखा तो होप आइलैंड था, होप द्वीप। और उसके बाद हम आए तो पुलिकट मिला हमें,
पुलिकट आइलैंड, श्रीहरिकोटा का सेंटर, और फिर लास्ट में हमने पढ़ा पम्बन द्वीप, ये पम्बन आइलैंड। अब आपको क्लियर होगा कि ये सारे द्वीपों का एक सही क्रम है। अच्छा, जब आप इस तट को छोड़ के आगे की ओर बढ़िए, चूंकि भारत के मानचित्र में ये सब स्टडी करते रहेंगे, अभी हम दक्षिण भारत के राज्य को भी अलग से पढ़ना है हमने, तो बहुत कुछ आता रहेगा बीच बीच में, लेकिन इसके सारे हम लोग अंडमान निकोबार वाले पोर्शन को कवर करना चाह रहे हैं। तो ये देखो अंडमान निकोबार द्वीप लिखा हुआ है, तो अलग से मैं इसकी मैपिंग करने के बाद आपको बताता हूं कि अंडमान निकोबार की क्या खास विशेषता है, यहाँ क्या खास है अंडमान निकोबार। जब आप अंडमान निकोबार का डिटेल देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं। ये कहा जाता है कि अंडमान निकोबार में ना लगभग वैसे 1956 में संघ शासित प्रदेश के रूप में ये अस्तित्व में आया था। मतलब 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर संघ शासित प्रदेश की बात उठी, तो उसमें अंडमान निकोबार भी था। इसलिए इसका गठन कब हुआ है पूछता है, गठन अंडमान निकोबार का तो 1956 में हुआ है। और ये ज्वालामुखी प्रोसेस से बना है, तो इसे ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं, भारत का ज्वालामुखी द्वीप अंडमान निकोबार। अच्छा, जनजातियों के लिए फेमस है, तो बहुत सारी जनजातियां यहाँ पर रहती हैं अंडमान निकोबार में। लगभग द्वीप कितने हैं कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 572 द्वीप यहाँ पर माने जाते हैं। और कहते हैं कि आबादी तो बहुत कम में रहती है, लगभग अगर टोटल देखा जाए तो 38 द्वीप ही यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें आबादी रहती है, और अधिकांश द्वीप निर्जन पड़े हुए हैं आज भी। अच्छा, अंडमान निकोबार की बात चल रही है हमारे पास, तो कुछ खास बात बता रहा था। कब बना? 1956 में बना। कैसा द्वीप है? ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। ज्वालामुखी कौन से हैं वो हम अभी जिक्र करने वाले हैं। 572 द्वीपों में लगभग 38 द्वीपों में आबादी देखी गई है यहाँ पर। अच्छा, और देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप को थोड़ा सा, अब आप यहाँ पर द्वीप जैसे देख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर इसको रफली बनाता हूँ। यहाँ पर कोकोज द्वीप है, एक कोकोई कहते हैं इसे, कोको द्वीप, ये म्यांमार का है। यहाँ से आप अंडमान निकोबार का डायग्राम सेट करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर एक और द्वीप है, ये नॉर्थ अंडमान कहते हैं इसे, नॉर्थ अंडमान। और थोड़ा दक्षिण की तरफ मिडिल अंडमान, और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो साउथ अंडमान, ये साउथ अंडमान। उसके बाद और जाएंगे तो लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान। तो देखिए कितने सारे द्वीप। कोकोस द्वीप म्यांमार के अंतर्गत है। उसके बाद नॉर्थ अंडमान, मध्य अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। तब जाके निकोबार, कार निकोबार, ये है कार निकोबार, ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद लिटिल निकोबार, ये लिटिल निकोबार, और लास्ट में ग्रेट निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार या बृहद निकोबार। इस टाइप के द्वीप देखने को मिलते हैं वहाँ। तो अंडमान निकोबार के द्वीप की बात बता रहा था। मतलब 572 द्वीप हैं, तो केवल 38 द्वीपों में आबादी रहती है, और जनजाति बहुत बड़ी संख्या में रहती है यहाँ पर। बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ की, जारवा, सेंटिनली, सोमपेन वगैरह। अब जब आप देखोगे ना, पूरा अंडमान इस टाइप का दिखाई देगा। अच्छा, मैप के हिसाब से थोड़ा सेट करेंगे तो ये उत्तरी अंडमान हो गया, और ये मध्य अंडमान, और ये साउथ अंडमान, ये लिटिल अंडमान। ये इसकी जो राजधानी है ना अंडमान निकोबार की, वो पोर्ट ब्लेयर है, और साउथ अंडमान में होगी, ये पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर में इसकी राजधानी है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में है? तो साउथ अंडमान में। अच्छा, इसकी सबसे ऊंची चोटी कहेंगे, पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जब देखेंगे तो आपको यहां दिखाई देगी। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, लगभग 730 मीटर। अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा लग रहा है। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है, और केवल 730 मीटर हाइट है। अच्छा, कोकोस द्वीप जो कि म्यांमार के अंतर्गत है, यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर एक चैनल दिखाई देगा आपको, कोको चैनल। अगर पूछता आपसे कहाँ है कोको चैनल, तो आप कहेंगे उत्तरी अंडमान और कोकोस द्वीप के मध्य, मतलब भारत और म्यांमार के मध्य हो गया। लीज पर जो एक कोकोस द्वीप है, इसके सामरिक महत्व को देखते हुए ना चीन को लीज पर दे दिया है म्यांमार ने इसे, इसलिए यहाँ पर चीन का कब्जा माना जाता है। भविष्य में सामरिक दृष्टिकोण से अंडमान निकोबार बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर भविष्य का रिसोर्स होगा। इसीलिए अपनी सामरिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए चीन कोकोस द्वीप तक पहुंच चुका है। और वैसे भी अंडमान निकोबार यानी मालदीव के समीप हिंद महासागर में डिगो गार्सिया आइलैंड है, जो कि यूएसए के अंतर्गत आता है। मतलब यूएसए ने उसे लीज पर ले रखा है। तो आप सोचिए, हिंद महासागर के मालदीव के करीब डिगो गार्सिया आइलैंड, और अंडमान निकोबार में कोकोस द्वीप में चीन का कब्जा। तो चीन और अमेरिका भारत के करीब है, इसलिए भारत ने इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए ना, नियंत्रित करने के लिए, सामरिक महत्व को
ध्यान में रखते हुए अपना सेना के तीनों कमानों का मुख्यालय अंडमान पोर्ट ब्लेयर में बना रखा है। सेना के तीनों कमानों का मुख्यालय, सेना के तीनों कमान, भारत की सेना के तीनों कमानों का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे पोर्ट ब्लेयर में है। क्यों? यहाँ से आप चीन को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से आपको मालदीव से आगे या हिंद महासागर में स्थित डिगो गार्सिया द्वीप अमेरिका को कंट्रोल कर सकते हैं। इस वजह से साउथ पोर्ट ब्लेयर में सेना के तीनों कमान का मुख्यालय बनाना पड़ा। अच्छा, और जो खास चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, थोड़ा सा इसकी डायग्राम से मैं आपके सामने ला रहा हूँ इस पोर्शन को, और जो इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस टाइप का दिखाई देगा। जब आप देखेंगे मैप में तो ये देखिए नॉर्थ अंडमान दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये मिडिल अंडमान दिखाई दे रहा होगा ये, उसके बाद ये लोअर अंडमान जिसे हम साउथ अंडमान कहते हैं, और ये लिटिल अंडमान। ये देखिए, ये बात बता रहा था मैं कि ये पोर्ट ब्लेयर है। देखो साउथ अंडमान में क्वेश्चन पूछ दिया कि पोर्ट ब्लेयर राजधानी किस अंडमान में, अंडमान के किस द्वीप में है। अच्छा, सैडल पीक भी दिखा रहा था मैं, देखो सैडल पीक उत्तरी अंडमान में। अच्छा, जब आप और ध्यान से देखेंगे ना, क्योंकि हमने कहा कि अंडमान निकोबार एक ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है, तो आप जब उत्तरी अंडमान के इधर पूर्व की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक ज्वालामुखी मिलेगा आपको, आज भी है, नारकोडम या नारकोंडम ज्वालामुखी। नारकोडम ज्वालामुखी ये डोरमेंट वोल्केनोज है, मतलब सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं हम जिसे, सुषुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनोज ऐसे होते हैं जो सामान्यतः शांत रहते हैं, लेकिन कभी भी वो जाग सकते, कभी भी उनमें विस्फोट हो सकता है। तो भारत का एकमात्र डोरमेंट वोल्केनो या सुसुप्त ज्वालामुखी कौन है? तो नारकोडम है। कहाँ है? उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व की ओर। ऐसे दक्षिणी अंडमान के उत्तर पूर्व की तरफ, या फिर एक हो कि मिडिल अंडमान के, यहाँ पर एक और द्वीप होगा भारत का, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप, उसे कहते हैं बैरन ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछेगा तो बैरन ज्वालामुखी है। तो ये सक्रिय है, ध्यान रखना। तो प्रश्न पूछता है तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन है। सुसुप्त कौन सा है? तो नारकोडम है। कहाँ? अंडमान निकोबार में। क्लियर हुआ कि अंडमान निकोबार एक ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कोकोस चैनल किसके बीच है? कोकोस द्वीप क्या है? क्या सामरिक महत्व रहेगा इसका भविष्य में? चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी डायग्राम के हिसाब से। हम लोग जो पोर्ट ब्लेयर की बात कह रहा था ना मैं, बहुत सारे आइलैंड यहाँ पर दिखाई देने हैं। इस पोर्ट ब्लेयर को आप जब ध्यान से देखेंगे, आज की डेट में ये काफ़ी डेवलप हो रहा है पोर्ट ब्लेयर। यहीं पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब आपको लगेगा कि यहाँ क्यों बनाया गया वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? चूंकि वीर सावरकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान है। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम पर किताब लिखी है उन्होंने, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और फिर आरएसएस से जुड़कर बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं। और फिर लेकिन उन्हें इसी अंडमान निकोबार की एक जेल है, सेलुलर जेल कहते हैं जिसको हम, काफ़ी फेमस है सेलुलर जेल। तो यहीं पर है सेलुलर जेल, जिसे सेलुलर काला पानी की सजा कहते थे, सेलुलर जेल। और लगभग 1896-97 में अंग्रेजों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। काला पानी की सजा यहाँ पर दी जाती थी। नासिक षड्यंत्र केस और बहुत सारे केस थे उन पर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रांतिकारियों की गतिविधियों को बढ़ाने के आरोप थे उन पर। इस वजह से नासिक षड्यंत्र के दौरान, उसके बाद या उससे पहले इनको सेलुलर जेल में डाल दिया गया था, काला पानी की सजा हो गई थी। और इसलिए उन्हीं के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में। क्लियर हो गया? काफ़ी महत्वपूर्ण है पोर्ट ब्लेयर। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, हम ये जानते हैं कि 1945 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और जापान की मदद से, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, भारत को आज़ाद कराने का अथक प्रयास किया था। और इसी कड़ी में उन्होंने अंडमान और निकोबार को जीत लिया था। आपको ध्यान होगा, अंडमान और निकोबार बहुत बड़ी घटना माना जाता है भारत के इतिहास में। और फिर उन्होंने जब अंडमान निकोबार को जीत लिया ना, तो अंडमान का द्वीप उन्होंने, अंडमान जो द्वीप था ना, उसका नाम शहीद द्वीप रख दिया, और निकोबार द्वीप का नाम उन्होंने स्वराज द्वीप रख दिया, क्योंकि स्वराज और शहीद ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए शब्द हैं। अच्छा, तो फिर ये इसके महत्व को देखते हुए वर्तमान सरकार द्वारा 2018 में एक और निर्णय लिया गया है कि जो अंडमान निकोबार के आसपास द्वीप है ना, यहाँ पर ये पोर्ट ब्लेयर के आसपास जो द्वीप है ना, तो इन द्वीपों को और ज़्यादा हाईलाइट किया गया। इधर की तरफ आप जब आप देखेंगे ना इसका डीप, तो यहाँ पर आपको द्वीप दिखाई देंगे। एक तो दिखाई देगा नील आइलैंड, नील द्वीप, और एक दिखाई देगा आपको हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक। बस यहीं पर है सब, हैवलॉक द्वीप।
ये ज़्यादा सुर्खियों में। और एक दिखाई देगा रॉस आइलैंड, ये रॉस, 3 द्वीप ज़्यादा सुर्खियों में जो 2018 में आए हैं, वो सब पोर्ट ब्लेयर यानी इसके आसपास है। और ये कहा जा रहा है कि जो रॉस द्वीप है ना, ये काफ़ी फेमस है, बहुत सुंदर है, और इसे रॉस द्वीप को ना सुभाष चंद्र बोस के नाम पर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जा रहा है। ध्यान रखना, करंट का भी क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने इन द्वीपों को स्वराज और शहीद द्वीप नाम दिया था 1945 में, और 18 अगस्त 1945 को वो शहीद भी हो गए थे। अच्छा, जापान के फार्मोसा, ताइवान के फार्मोसा आइलैंड में, और लेकिन आज उनको उस इतिहास को दोहराते हुए रॉस आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। और रॉस द्वीप बहुत सुंदर है, इसे पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। ध्यान रखना, भारत का पेरिस तो जयपुर होता है, लेकिन पूर्व का पेरिस इसे कहा जा रहा है। अच्छा, हैवलॉक द्वीप, कहते हैं कि हैवलॉक द्वीप का नाम ना स्वराज द्वीप रख दिया गया है, स्वराज द्वीप। और जो नील द्वीप है ना, इसका नाम रखा है शहीद द्वीप। ध्यान रखना आप, शहीद द्वीप, यानी नाम परिवर्तन हो चुके हैं। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप। जबकि पहले अंडमान निकोबार था, तो अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप था। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो हैवलॉक द्वीप है ना, इसी का तट एशिया में बहुत फेमस है, उसी कहते हैं राधानगर। राधानगर जो तट है, कहते हैं हैवलॉक द्वीप का, पूरे एशिया में फेमस है। तो राधानगर तट बीच टाइप का है, भी कहां है पूछे तो हैवलॉक द्वीप, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर में। नील द्वीप किसे कहा जा रहा है, तो शहीद द्वीप को नील द्वीप। और सुभाष चंद्र बोस के नाम से द्वीप किसे कहा जा रहा है, तो रॉस द्वीप को। ये सब के सब 2018 में नाम पड़े हैं। ठीक है, इतिहास भी हमने कवर किया यहाँ का, बहुत सारे आइलैंड के नाम बता रहा था मैं आपको। अच्छा, और जब आपको यहाँ पर मैप में देखेंगे तो आप ये जो दक्षिणी अंडमान दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये दक्षिणी अंडमान, यहाँ पर लिखा है लोअर अंडमान या दक्षिणी अंडमान। यहाँ और इसके मध्य ये है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल बहुत फेमस है, 10 डिग्री चैनल। अगर आपसे पूछता है भारत में 10 डिग्री चैनल कहाँ है, तो आप अंडमान निकोबार करोगे। लेकिन अगर किन किन के बीच है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच होना चाहिए था। यहाँ पर आना चाहिए इस मैप के हिसाब से, क्योंकि लिटिल अंडमान इधर है, तो यहाँ आना चाहिए ऐसे। ये लिटिल अंडमान, अगर 10 डिग्री चैनल ऐसे, लिटिल अंडमान डैश कार निकोबार, इसके नीचे होगा वो कार निकोबार। ये 10 डिग्री चैनल कहाँ है पूछता है, तो आप कहोगे अंडमान निकोबार में। तो लेकिन है कहाँ, तो लिटिल अंडमान ये वाला, और इसके दक्षिण में कार निकोबार है। जो यहाँ पर मैं अभी क्लिक कर रहा था, ये वाला जो है ना, मतलब दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य, इसे कहते हैं दंकन पास। ये दंकन पास, दर्रा, यहाँ पर दंकन पास है, एक हिसाब से चैनल ही है भी। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच दंकन पास है, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल। थोड़ा सा और हम इसे मैप को खिसकाएंगे तो ऐसे आ जाएगा ये, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। 10 डिग्री चैनल एग्जैक्ट लोकेशन बनानी पड़े तो आप यहाँ पर बनाएंगे ऐसे, ये 10 डिग्री चैनल है। और ये वाला पोर्शन, ये दंकन पास है। हाँ, ध्यान रखना, दंकन पास। कहीं पर दक्कन लिख दिया तो दक्कन तो महाराष्ट्र में हुआ, ये दंकन पास है। तो ये 3 चीज़ें हमने देख ली थी अभी तक। एक तो हमने कोकोच चैनल देखा था, और एक दिखा हमने दंकन पास, एक दिखा हमने 10 डिग्री चैनल, और एक जब आप बहुत दक्षिण की तरफ चले जाओगे ना, यहाँ कहीं ये ग्रेट निकोबार दिखाई दे रहा होगा आपको, लिटिल निकोबार के बाद। तो यहाँ पर ना भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु होगा। यहाँ से फिर आप इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में चले जाओगे, यहीं पर है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भूगोल के हिसाब से 6 डिग्री 4 मिनट पर माना जाता है, एग्जैक्ट अक्षांश के हिसाब से, मतलब 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर हुआ इंदिरा पॉइंट। पुराने नाम थे लाहिचिंग पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, लेकिन अब इंदिरा पॉइंट रखा गया इसका नाम। अगर ये पूछे इंदिरा पॉइंट भारत में, जो इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो भूमध्य रेखा से कितना दूर है, तो इससे दक्षिण की तरफ जब आप जाओगे ना इंदिरा पॉइंट के, तो आपको ऐसे महसूस होगा कि इंदिरा पॉइंट माना यहाँ पर है, तो इधर कहीं 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री। तो अगर ये पूछे कि इंदिरा पॉइंट और 0 डिग्री के बीच की दूरी कितनी है, भूमध्य रेखा की दूरी, तो आप कहेंगे 876 किलोमीटर। मतलब हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु ना इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितना दूर है पूछे, तो आप कहेंगे 876 किलोमीटर। ये 0 डिग्री मैंने बना रखी है, इसे हम इक्वेटर कहें या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और ये है कहाँ पर एग्जैक्ट, तो 8 डिग्री 4 मिनट,
सॉरी 6 डिग्री 4 मिनट पर था, 8 डिग्री पर कैप कैमोरिन होगा, 6 डिग्री 4 मिनट पर हमारा इंदिरा पॉइंट है। और पुराने नाम थे पिग्मेलियन पॉइंट और लाहिचिंग पॉइंट। पहले इसे पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे, पिग्मेलियन, या कहीं पर इसे लाहिचिंग पॉइंट भी कहा गया है, लाहिचिंग पॉइंट। तो ये है हमारा इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट यहां पर ना एक खाड़ी है, कैम्बेल की खाड़ी। जब आप यहां पर देखेंगे तो आपको लगेगा यहां पर कैम्बेल की खाड़ी है, कैम्बेल की खाड़ी के पास है इंदिरा पॉइंट। और 2004 में जब सुनामी आ गई थी इंडोनेशिया वगैरह में, तो ये इंदिरा पॉइंट वाला क्षेत्र तबाह हो गया था। यहाँ पर 2004 में सुनामी आई थी, तो यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो गया था। मैं आपको एक बार इसकी एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ कहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। क्यों फेमस है, भारत में तो काफ़ी फेमस है क्योंकि हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब यहाँ पर कहीं आपको नजर आएगा इंदिरा पॉइंट, ये देखिए इंदिरा पॉइंट, ये वाला डायग्राम। और इंदिरा पॉइंट का जो सबसे हमारा अंतिम बिंदु है ये, उसको पॉइंट आउट किया गया है ये। और इसके ये पूरा तट है देखिए, क्योंकि ये यहाँ से हमारे क्षेत्र शुरू हो रहा है और यहाँ तक हमारा अंतिम बिंदु माना गया है। ये भारत का सबसे अंतिम बिंदु है और भूमध्य रेखा से बता रहा था मैं 876 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट की कहानी। चलिए, मैंने आपको इंदिरा पॉइंट और राम सेतु और इस पूरी तट के बहुत सारे आइलैंड के बारे में बताया था। अच्छा, और क्या खास है यहाँ पर, जब आप ये देखेंगे अंडमान निकोबार क्यों फेमस है, तो अंडमान निकोबार ना जनजातियों के लिए फेमस है, जनजातियों के लिए। और कौन सी जनजातियाँ रहती हैं यहाँ पर, आप देखेंगे तो अंडमान और निकोबारी तो होंगी। यहाँ की जो जनजाति फेमस है ना, वो जारवा है, बहुत पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। और सोमपेन है, सोमपेन और सेंटिनली यहाँ की विशेष जनजातियां हैं जो और ज़्यादा कहीं नहीं होती है। सेंटिनली बहुत पिछड़ी हालत में है। और जनजाति देखेंगे तो ओंगे, ये ओंगे जनजाति। इसके अलावा अंडमानी निकोबारी, ये कॉमन बात है, ये होंगी अंडमानी और निकोबारी, ये जनजातियां तो होंगी। ये जारवा, सेंटिनली, सैम्पेन, ये यहीं की जनजातियां हैं। आज भी जारवा और सेंटिनली या सोमपेन की स्थिति बहुत बुरी है और आदिवासी जीवन व्यतीत करते हैं। इस क्षेत्र में जाना, इनकी संस्कृति को प्रभावित करना बहुत मुश्किल है और इनको समाज की मुख्य धारा में लाना मुश्किल हो रहा है। 2014 में सोमपेन जनजाति ने पहली बार चुनाव में भाग लिया था, आम चुनाव में। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी 2014 में, तो इसका मतलब बहुत बुरी स्थिति है अभी यहाँ। तो जनजाति बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर रहती है अभी भी। ये था यहाँ के तट, यहाँ की जनजातियाँ और यहाँ के कुछ खास द्वीप जो बहुत सुर्खियों में वर्तमान में। और पूर्वी तट का पूरा डिटेल पढ़ रहे थे हम, और अंडमान निकोबार की कुछ खास बातें। क्यों महत्वपूर्ण है अंडमान निकोबार भविष्य में, क्योंकि यहाँ से दक्षिण पूर्वी एशिया के देश लगते हैं। जब यहाँ से आप दक्षिण पूर्वी एशिया जाएंगे तो तब आपको आसियान के देश लगेंगे, ASEAN जो हम पढ़ते हैं, आसियान कंट्रीज। और आसियान कंट्रीज साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान के 10 देश माने जाते हैं। 1967 में संस्था अस्तित्व में आई और भारत आज आसियान का डायलॉग पार्टनर है। और दक्षिण पूर्वी एशिया में अगर भारत को अपनी मजबूती, रिश्तों में मजबूती, आर्थिक गतिविधि को बढ़ाना है तो कहीं न कहीं आसियान के देशों के साथ संबंध सुधारने होंगे। इसलिए दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर भारत का अगर रुझान होना है तो इसी द्वीप से होकर जाएगा। पर्यटन के अलावा आर्थिक महत्व भी इसका और सामरिक महत्व भी है। मैंने कहा यहाँ पर सेना की तीनों कमानों का मुख्यालय है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी देखी हमने और यहाँ की जनजाति के बारे में सुना, कल्चर वगैरह। यहाँ बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं। वैसे और क्वेश्चन की बात कहेंगे तो कहा जाता है कि अंडमान निकोबार में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है। भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य अगर कहाँ है पूछता है तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज़्यादा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज़्यादा, कहीं पर 97, वैसे 104 के आसपास अकेले यहीं पर है। तो भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क हमने सुना है मध्य प्रदेश में, ये आप पढ़ते रहते हैं, असम में, मध्य प्रदेश, असम। उसके बाद सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहेगा तो अंडमान निकोबार। महात्मा गांधी और झांसी रानी मरीन, इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर जो तट, छोटे छोटे द्वीप हैं या छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं, उन सब के नाम पर यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क खोले गए हैं। अच्छा, एक साउथ बटन, एक जिक्र और होगा, साउथ बटन राष्ट्रीय पार्क भी है यहाँ पर। मिडिल बटन, साउथ बटन, नॉर्थ बटन। ये साउथ बटन राष्ट्रीय पार्क, ये भारत का ना सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। ये अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क ये अंडमान निकोबार में। जबकि सबसे बड़ा हमें पता होता है हैमिस है। अगर बड़ा कहेगा तो हैमिस हाई एल्टीट्यूड, ये लद्दाख में है, लद्दाख में।
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है हेमिस जो लद्दाख में, और सबसे छोटा साउथ बटन यही था अंडमान निकोबार में। तो ये था हमारा मैप से संबंधित दक्षिण पूर्व एशिया से लगा हुआ हमारा जो अंडमान निकोबार है, इसका सामरिक, आर्थिक और व्यापारिक महत्व। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।